मनोवैज्ञानिक ने यह बात साबित की है कि डरा हुआ इंसान ही सबसे ज्यादा आक्रामक होता है। वियतनाम में टिक न्याक हेन नाम के एक बड़े मशहूर बौद्ध दार्शनिक हुआ करते थे, जिनका मानना था कि डर या तो हमें भूतकाल में जकड़े रहता है या फिर भविष्य की चिंता में उलझाए रखता है। सीमा पर चीन के हमलावर तेवर के पीछे भी अतीत और भविष्य को लेकर उसका डर ही काम कर रहा है। क्या है वो भूत जिसने माओ त्से तुंग को भारत से डराए रखा, और क्या है भविष्य की वो चिंता जिसने शी जिनपिंग की नींद उड़ा रखी है? इसे समझने के लिए देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड, खौफ, फियर ऑफ लूजिंग ग्राउंड। गलवान की खूनी झड़प के बाद भारत के लोगों का खून खौल रहा था। भारत में बसे तिब्बती शरणार्थियों ने उसी माहौल में चीन की सबसे दुखती रग दबा दी। चीन का यही सबसे बड़ा डर है, जिससे पार पाने के लिए वो एलएसी पर तनाव भड़काता है। माओ त्से तुंग से लेकर शी जिनपिंग तक चीन के हर कम्युनिस्ट तानाशाह को लगता है कि कहीं भारत ने तिब्बत को दूसरा ताइवान बना दिया तो क्या होगा। तिब्बत पर अवैध कब्जे के बाद चीन की सरकार दलाई लामा की हत्या कराना चाहती थी, ताकि अपने किसी मोहरे को दलाई लामा बनाकर तिब्बत के लोगों को काबू में रख सके। दलाई लामा के भारत में शरण लेने के बाद चीन की यह चाल नाकाम हो गई। सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति निकिता ख्रुश्चेवा के साथ आमने सामने की बात में माओ त्से तुंग ने खुद ये बात कबूल की थी। हम दलाई लामा को उस वक्त गिरफ्तार नहीं कर सके, हम उन्हें तिब्बत से बाहर जाने से भी नहीं रोक सके, क्योंकि भारत के साथ सीमा बहुत लंबी है और वे कहीं से भी बॉर्डर पार कर सकते थे। भारत में दलाई लामा को शरण देना नेहरू की गलती है। 1962 की लड़ाई माओ त्से तुंग की उसी खींच का नतीजा है। तिब्बत पर चीन के एक छत्र अवैध शासन का प्लान चौपट होने से बौखलाए चीन ने बॉर्डर पर अपनी सैन्य ताकत दिखाई। वहीं तिब्बत में दलाई लामा के उत्तराधिकारी की तलाश के धार्मिक काम में भी चीन ने टांग अड़ाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। चीन की इस साजिश का भी सत्यानाश हो गया, क्योंकि 14वें दलाई लामा ने खुद संकेत दिया कि उनका उत्तराधिकारी भारत में पैदा हो सकता है। 19 मार्च 2019। तिब्बत अगर चीन के भूत का डर है तो वर्ल्ड पावर बनने के भविष्य में भी उसे भारत ही सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है। क्वाड यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत का गठजोड़ शी जिनपिंग की आंखों में खटक रहा है। क्वाड कोई रणनीतिक मंच नहीं है, लेकिन चीन को लगता है कि भारत समेत ये 4 देश हिंद और प्रशांत महासागर में चीन के विस्तारवादी मंसूबों को पलीता लगा देंगे। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत भी चीन को बुरी तरह चुभ रही है। चीन को लगता है कि अगर पड़ोस में भारत आर्थिक ताकत बनकर उभरा तो दुनिया में मनमानी करने का चीन का प्लान कभी सफल नहीं होगा। जानकार मानते हैं कि आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक मोर्चों पर भारत का खौफ ही है, जिसकी वजह से चीन एलएसी को किसी न किसी बहाने सुलगाए रखना चाहता है, ताकि भारत का ध्यान भटका रहे। सीमा पर सिरदर्द बने चीन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने तिब्बत के बजाय चीन को भारत का पड़ोसी बना दिया। साल 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर बलपूर्वक कब्जा किया तो 1 महीने बाद ही देश के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रधानमंत्री नेहरू को आगाह कर दिया था कि चीन पर भरोसा करना खतरनाक होगा। 7 नवंबर 1950 को नेहरू के नाम पत्र में सरदार पटेल ने लिखा था कि प्रिय जवाहरलाल, तिब्बत के मामले में चीन की सरकार ने हमें धोखे में रखने की कोशिश की कि उनका इरादा शांतिपूर्ण तरीके से मामले को हल करने का है। त्रासदी ये है कि तिब्बत के लोगों ने हम पर भरोसा किया
उन्होंने हमसे मार्गदर्शन मांगा और हम उन्हें चीन की कूटनीति और दुष्टता से बचाने में असफल रहे। तिब्बत में चीन ने जो किया उससे संकेत मिलता है कि हम तो अपने आप को चीन का दोस्त मानते हैं, लेकिन चीन हमें अपना दोस्त नहीं मानता। कम्युनिस्टों की मानसिकता है कि जो उनके साथ नहीं वो उनके खिलाफ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका हमें संज्ञान लेना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, 7 नवंबर 1950। तिब्बत को चीन के हवाले करके नेहरू ने जो गलती की थी उसका एहसास उन्हें 1962 में हुआ। चीन से जंग में शिकस्त खाने के बाद नेहरू समझ चुके थे कि भारत के लिए लंबे समय का सिरदर्द पैदा हो चुका है। बीते 60 साल में चीन को भारत ने कितनी बार और कितने तरीके से समझाया, ये आगे दिखाएंगे। फिलहाल तो पिछले 5 साल में चीन के रवैये से यह साफ हो चुका है कि उसके सिर पर ताकत का भूत सवार है, जो दोस्ती और शांति की भाषा समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है।